एक समय की बात है, राजा अली मर्दान शिकार पर निकले थे और जब वह सुंदर डल झील के ऊपर, जो पहाड़ों और श्रीनगर के राजसी नगर के बीच स्थित है, शिकार कर रहे थे, तो उन्हें अचानक एक कन्या मिली जो एक फूल की तरह सुंदर थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठी थी और बुरी तरह रो रही थी। राजा ने अपने अनुयायियों से दूर रहने को कहा। फिर वह उस कन्या के पास गए और उससे पूछा, तुम कौन हो और इस जंगली वन में अकेली कैसे आ गई? उसने राजा की ओर देखा और उत्तर दिया, हे महान राजा, मैं चीन के सम्राट की दासी हूँ और जब मैं उनके महल के बागों में घूम रही थी तो रास्ता खो बैठी। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी दूर आ गई हूँ, लेकिन अब मुझे मरना ही है क्योंकि मैं थक चुकी हूँ और भूखी हूँ। राजा अली मर्दान ने उस सुंदर कन्या को देखा और कहा, इतनी सुंदर कन्या को मरा हुआ नहीं छोड़ सकता जब तक अली मर्दान उसे बचा सकता है। फिर उन्होंने अपने सेवकों से आदेश दिया कि वह उसे शालीमार बाग में अपने ग्रीष्मकालीन महल में बहुत ध्यान से ले जाएं, जहां फव्वारे फूलों के बिस्तरों पर ओस के कण बिखेरते हैं और फलदार पेड़ संगमरमर की कॉलोनियों के ऊपर लदी शाखाओं से झुकते हैं। और वहां फूलों और धूप के बीच वह कन्या राजा के साथ रहने लगी और राजा उसे इतनी जल्दी मोहब्बत करने लगे कि उसने पूरी दुनिया को भूलकर सिर्फ उसकी सुंदरता पर ध्यान दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए जब एक दिन एक जोगी का सेवक, जो हर साल गंगबल झील से अपने गुरु के लिए पानी लाता था, बागों से गुजरते हुए देखा कि फव्वारे की चोटियां धूप में जैसे चांदी की तरह चमक रही थी। वह दृश्य देखकर हैरान हो गया और अपना पानी का घड़ा जमीन पर रखा। फिर दीवार के ऊपर चढ़कर अंदर जाने का निश्चय किया। बाग में जहां फव्वारे और फूल थे, वह इधर उधर घूमता रहा, सुंदरता से मोहित होकर, और जब थक कर वह पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। अब राजा जब बाग में टहलते हुए आए तो उन्हें वह आदमी लेटे हुए मिला और उन्होंने देखा कि वह अपनी बंद दाहिनी हाथ में कुछ पकड़े हुए है। राजा ने झुककर उसके हाथ की अंगुलियां धीरे से खोली और पाया कि उसमें एक छोटी सी डिब्बी थी जो मीठी खुशबू वाली मलहम से भरी हुई थी। राजा ने इसे ध्यान से देखा। तभी वह सोने वाला व्यक्ति जाग उठा और अपना डिब्बा खोकर रोने और विलाप करने लगा। राजा ने उसे सांत्वना दी और डिब्बा दिखाकर वादा किया कि वह उसे वापस करेगा यदि वह ईमानदारी से बताए कि यह उसके लिए इतना कीमती क्यों है। हे महान राजा, जोगी का सेवक बोला, यह डिब्बा मेरे गुरु का है और इसमें एक पवित्र मलहम है जिसमें कई शक्तियां हैं। इसके प्रभाव से मैं हर खतरे से बचता हूँ और गंगबल झील से पानी लाकर इसे इतनी जल्दी भर सकता हूँ कि मेरे गुरु के पास कभी भी पवित्र जल की कमी नहीं होती। राजा ने यह सुनकर हैरानी जताई और उसे ध्यान से देखकर पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम्हारा गुरु सचमुच इतना पवित्र संत है? क्या वह सच में इतना अद्भुत आदमी है? हे राजा, सेवक ने उत्तर दिया, वह सचमुच ऐसा आदमी है और दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह न जानता हो। यह उत्तर राजा की जिज्ञासा को बढ़ा दिया और उसने डिब्बे को अपनी पोशाक में रख लिया। फिर उसने सेवक से कहा, तुम अपने गुरु के पास जाओ और कहो कि राजा अली मर्दान के पास उसका डिब्बा है और वह इसे तब तक रखेगा जब तक वह खुद इसे लेने न आ जाए। इस तरह उसने जोगी को अपनी उपस्थिति में लाने की योजना बनाई। सेवक ने देखा कि अब कुछ और नहीं किया जा सकता, तो वह अपने गुरु के पास लौटने चला गया। लेकिन उसे घर पहुंचने में 2 साल और 6 महीने का समय लगा, क्योंकि उसके पास वह कीमती डिब्बा नहीं था जिसमें जादुई मलहम था। इस बीच राजा अली मर्दान शालीमार महल में सुंदर अजनबी कन्या के साथ रहते रहे और उसकी सुंदरता को छोड़कर दुनिया की बाकी सभी चीजें भूल गए। फिर भी वह खुश नहीं था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी छाया आ गई थी। उसकी आंखों में जैसे पत्थर की ठंडी दृष्टि हो गई थी। अब जब सेवक अंततः घर पहुंचा और अपने गुरु को सारी घटनाएं बताई तो जोगी बहुत गुस्से में था, लेकिन क्योंकि उसे गंगाबल से पानी लाने के लिए डिब्बे की आवश्यकता थी, वह तुरंत राजा अली मर्दान के दरबार में आया। राजा ने उसका स्वागत किया और वादा किया कि वह डिब्बा लौट आएगा। अब जोगी सचमुच एक ज्ञानी व्यक्ति था और जैसे ही उसने राजा को देखा, उसे तुरंत समझ में आ गया कि कुछ ठीक नहीं है, तो उसने कहा, हे राजा, आपने मुझ पर कृपा की है
और अब मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो मुझे सच सच बताइए, क्या आपके चेहरे पर हमेशा यह सफेद डरावनी झलक और ये पत्थर जैसी आंखें रही हैं? राजा सिर झुका लिया। सच सच बताइए, जोगी ने फिर पूछा, क्या आपके महल में कोई अजनबी महिला है? तब राजा अली मर्दान ने महसूस किया कि अब बोलने से कुछ राहत मिल रही है, और उसने जोगी से उस कन्या के बारे में बताया जिसे वह जंगल में अकेला और सुंदर पा चुका था। वह चीन के सम्राट की दासी नहीं है, वह कोई महिला नहीं है। जोगी ने निर्भीकता से कहा, वह तो बस एक लैमिया है। वह भयंकर 200 साल पुरानी सांप है जो महिला का रूप धारण करने की शक्ति रखती है। यह सुनकर राजा अली मर्दान पहले तो क्रोधित हो गए, क्योंकि वह अजनबी कन्या से बेतहाशा मोहब्बत करते थे। लेकिन जब जोगी ने जोर दिया तो वह डर गए और अंततः पवित्र व्यक्ति के आदेशों का पालन करने का वादा किया, ताकि वह उसके शब्दों की सच्चाई या झूठ का पता लगा सके। इसलिए उसी शाम उन्होंने रात के खाने के लिए 2 प्रकार की खिचड़ी तैयार करने का आदेश दिया और एक ही डिश में रख दी, ताकि एक आधी खिचड़ी मीठी हो और दूसरी आधी नमकीन हो। अब जैसे कि हमेशा होता था, राजा जब सांप महिला के साथ एक ही डिश से खाने बैठे तो उन्होंने नमकीन खिचड़ी का हिस्सा उसे दिया और मीठा हिस्सा खुद के लिए रखा। सांप महिला को अपनी खिचड़ी बहुत नमकीन लगी, लेकिन जब उसने देखा कि राजा बिना कोई टिप्पणी किए स्वाद लेकर अपनी खिचड़ी खा रहे हैं, तो उसने चुपचाप अपनी खिचड़ी खत्म कर ली। लेकिन जब वे सोने चले गए और राजा ने जोगी के आदेशों का पालन करते हुए सोने का नाटक किया, तो सांप महिला इतनी अधिक प्यास से तड़प उठी, क्योंकि उसने बहुत नमकीन खाना खा लिया था, कि उसे पानी पीने की इच्छा हुई, और क्योंकि कमरे में पानी नहीं था, उसे बाहर जाकर पानी लाना पड़ा। अब यदि कोई सांप महिला रात के समय बाहर जाती है तो उसे अपनी घृणित असली रूप में बदलना पड़ता है। इसलिए जब राजा अली मर्दान सोने का नाटक कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह सुंदर रूप जो उसकी बाहों में था एक घातक चिकनी सांप में बदल गया, जो बिस्तर से फिसलकर दरवाजे से बाहर बाग में चली गई। राजा चुपचाप उसका पीछा करते हुए उसे हर रास्ते के फव्वारे से पानी पीते हुए देखता गया, जब तक वह डल झील तक नहीं पहुंच गई, जहां उसने कई घंटों तक पानी पिया और नहाया। जोगी की कहानी की सच्चाई से पूरी तरह संतुष्ट होकर राजा अली मर्दान ने उससे उस सुंदर डरावनी महिला से छुटकारा पाने में मदद मांगी। इस पर जोगी ने वादा किया कि वह मदद करेगा अगर राजा ईमानदारी से आदेशों का पालन करेंगे। फिर उन्होंने सैकड़ों तरह की धातुओं को एक साथ पिघलाकर एक भट्टी बनाई और उसे एक मजबूत ढक्कन और भारी ताले से बंद किया। इस भट्टी को उन्होंने बाग के एक छायादार कोने में रखा और उसे मजबूत चेन से जमीन से मजबूती से बांध दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो राजा ने सांप महिला से कहा, मेरी प्रिय, आज हम बागों में अकेले घूमते हैं और खुद अपना खाना बनाकर मजे करते हैं। वह खुशी खुशी मान गई और वे बाग में घूमने लगे, और जब खाने का समय आया तो हंसी खुशी खुद अपना खाना पकाने लगे। राजा ने भट्टी को बहुत गर्म किया और रोटियां गूंथी, लेकिन क्योंकि वह इस काम में थोड़ा असमर्थ था, उसने सांप महिला से कहा कि अब वह और कुछ नहीं कर सकता और उसे रोटियां सेंकनी चाहिए। उसने पहले तो मना किया, यह कहते हुए कि उसे भट्टी पसंद नहीं है, लेकिन जब राजा ने नाराजगी का नाटक किया और कहा कि वह उसे तब तक नहीं प्यार कर सकता जब तक वह उसकी मदद नहीं करती, तो वह झुझकते हुए मान गई और रोटियां सेंकने का काम शुरू कर दिया। फिर जैसे ही वह भट्टी के मुंह के पास झुकी रोटियां पलटने के लिए, राजा ने अपना मौका देखा और उसे धक्का देकर भट्टी में डाल दिया और ढक्कन बंद करके ताला लगा दिया। अब जब सांप महिला ने खुद को भट्टी में फंसा हुआ पाया तो वह इतनी कूदी कि अगर मजबूत चेन न होती तो वह भट्टी समेत बाग से बाहर कूद जाती। लेकिन जैसा कि था, वह सिर्फ ऊपर नीचे कूद सकती थी, जबकि राजा और जोगी उसके ऊपर लकड़ी डालते गए और भट्टी और भी गर्म होती गई। यह सिलसिला पूरे एक दिन से लेकर दूसरे दिन तक चलता रहा, जब तक सांप महिला कूदना बंद नहीं कर दी और सब कुछ शांत हो गया। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक भट्टी ठंडी नहीं हो गई, और फिर उसे खोला तो सांप महिला का कोई भी निशान नहीं था, सिर्फ राख का एक छोटा ढेर था।
जिसमें से जोगी ने एक छोटा गोल पत्थर निकाला और राजा को देते हुए कहा, यह सांप महिला का असली सार है और जो भी तुम इसे छुओगे वह सोने में बदल जाएगा। लेकिन राजा अली मर्दान ने कहा कि ऐसा खजाना किसी आदमी की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है, क्योंकि यह उसके मालिक के लिए जलन, युद्ध और हत्या लाएगा। इसलिए जब वह अटक गया तो उसने वह जादुई सांप पत्थर नदी में फेंक दिया, ताकि यह दुनिया में संघर्ष न लाए